साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पोर्टल से सहारा निवेशकों के भुगतान हेतु सेबी सहकारिता मंत्रालय के आग्रह पर 8 माह का समय बढ़ा दिया गया है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित कर दिया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक आप सहारा निवेशकों का भुगतान करें। साथियों, अब जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इतना लंबा टाइम दिया गया, इसके अलावा जो यह पुराना प्रकरण है उस प्रकरण में भी लगभग 3-4 माह का समय दिया गया, यानी सितंबर में लिस्टेड किया गया है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब हम सहारा निवेशकों के पास कौन सा विकल्प मौजूद है, किस विकल्प का हम सहारा ले सकते हैं। साथियों, वैसे तो हमारे पास चुनाव से पहले एक विकल्प बहुत ही स्ट्रांग विकल्प था कि हम लोग आंदोलन के जरिए सरकार को झुका दें और सरकार भुगतान देने के लिए विवश हो जाए। लेकिन चूंकि हम लोगों के एकता में कमी रही, हमारा संगठित हम लोग नहीं हो पाए और संगठित न हो पाने के कारण हमारा आंदोलन सफल नहीं हुआ और सरकार हम लोगों के आंदोलन पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। दूसरा हम लोगों के पास विकल्प था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दायर किया जाए या रिट याचिका दायर किया जाए। तो जैसा कि एक संस्था के द्वारा रिट याचिका दायर किया गया है, क्योंकि रिट याचिका से सारे लोगों का भुगतान संभव नहीं है। रिट याचिका में जो पीड़ित पक्षकार है उसी का हित संवर्धन होता है, उसी को फायदा मिलता है। हाँ, हालांकि उस रिट का सहारा लेके अन्य पक्षकार भी रिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग विकल्प जो है वो PIL है। PIL एक और लगाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इन सब रिट याचिकाओं को या PILों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार शाखा है, उनके द्वारा सहारा से भी जो पुराना विवाद चला आ रहा है विगत 2010-11 से, उस प्रकरण में टैग कर दिया जाता है। तो उस प्रकरण में टैग हो जाने के बाद पुनः हम लोगों को त्वरित सुनवाई होने का जो हम लोग उम्मीद पाले हैं कि हम PIL दायर करेंगे या रिट याचिका लगाए हैं तो थोड़ी सुनवाई होगा, लेकिन उस सुनवाई पर भी पानी फिरता नजर आता है, क्योंकि उसी पुराने प्रकरण में हम लोगों के रिट या PIL को टैग कर दिया जाता है। तो उसकी जब सुनवाई होगी तब इसकी सुनवाई होगी। तो इन सब को देखते हुए अब हमारे पास क्या विकल्प बचता है। देखिए साथियों, अब हमारे पास एक और विकल्प बचता है कि जो PIL चल रहा है उसमें अगर कोई भी पीड़ित पक्षकार है जो औपचारिक हो या पीड़ित ना हो, वह व्यक्ति पक्षकार बनकर अपना पक्ष समर्थन कर सकता है, अपना जो भी क्लेम है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन पक्षकार बनकर क्लेम करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहते हुए विराम लगा दिया गया है कि आप पहले कमेटी के पास जाइए, क्योंकि जिस पिनाक पानी मोहंती वाला जो PIL था वह एक तरह से चिटफंड कंपनियों के घोटाले से ही संबंधित PIL है। उस PIL की सुनवाई अभी 23 अप्रैल को हुई थी। तो 23 अप्रैल वाले सुनवाई में भी लगभग 3 जमाकर्ताओं के द्वारा अंतर्वर्ती आवेदन लगाया गया था और तीनों का AIA नंबर जनरेट हुआ था और उसमें यह मांग किया गया था कि चूंकि पोर्टल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 9 माह के अंदर भुगतान करना था, लेकिन 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर सरकार के द्वारा या CRCS के द्वारा मात्र चंद रुपए का ही भुगतान किया गया है, यानी 0.001% का ही भुगतान किया गया है 1 साल में। तो जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है उस प्रक्रिया के माध्यम से CRCS सारे सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं कर पाएगी। ऐसा कहते हुए
आईए दायर किया गया था और यह भी बोला गया था कि माने कोई दूसरा विकल्प तलाशा जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ताकि वैध जो सहारा के इन्वेस्टर हैं उनका त्वरित गति से भुगतान हो सके। लेकिन उनके आईए को, उनके अंतर्वर्ती आवेदनों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आपको जो भी कुछ कहना है सहारा भुगतान से संबंधित, आप सर्वप्रथम कमेटी के पास कहिए, कमेटी विचार करेगी। तो अब हमारे पास जो स्ट्रांग विकल्प मौजूद है, हम कमेटी के पास आवेदन लगाएं, प्रार्थना पत्र भेजें, आवेदन बतौर प्रार्थना पत्र भेजें कि आपके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है उस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान होना संभव नहीं है। एक चीज, भुगतान आप कैसे करेंगे? आपके द्वारा ही 86,000 करोड़ रुपए का बकाया राशि बताया जा रहा है, तो 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान 5,000 करोड़ रुपए से तो होगा नहीं। अगर आप 24,000 करोड़ रुपए पूरा ले लेते हैं तब भी 86,000 करोड़ का भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले जनमानस को, आम आवाम को यह भरोसा विश्वास दिलाइए कि हम 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान आखिर करेंगे कैसे, एक चीज। और दूसरा चीज, जो इसमें लेट लतीफी हो रही है, जो कार्य लगभग 15 दिनों के अंदर बहुत ही आसानी के साथ हो सकता है, उस कार्य को करने के लिए एक साल का समय व्यतीत हो गया। 1 साल के बाद भी अभी तक भुगतान लगभग 0.1% लोगों का भी नहीं हो पाया। तो आप 8 माह के अंदर सारे लोगों का कैसे भुगतान करेंगे? तो बहुत सारी कमियां हैं। एक कमियां यह भी है कि ओरिजिनल बॉन्ड तो जमाकर्ता के पास ही रह जाएगा, अपलोड वह कर रहा है, आपके पास तो ऑलरेडी जा रहा है, जो दस्तावेज ओरिजिनल दस्तावेज तो जा नहीं रहा है। तो इन सब विकल्पों पर ध्यान देते हुए हम लोगों के पास जो स्ट्रांग विकल्प मौजूद है वह विकल्प है सहारा फ्रेंचाइजी। जो भी सहारा ब्रांचेज हैं, सहारा ब्रांचेज के माध्यमों से आवेदन लिया जाए, आवेदन अप्रूव्ड किया जाए, आवेदन अप्रूव्ड करके सूची बनाई जाए और उस सूची को सहारा सीआरसीएस में भेजा जाए, फिर उस सूची के हिसाब से सीआरसीएस भुगतान कर दे। क्योंकि पैसा लिया है सहारा, तो अप्रूव्ड करेगी सहारा, सही लिया है या गलत लिया है यह सहारा अप्रूव्ड करेगी। अगर वह जमा लिया है, जमा धन लिया है, उसको अप्रूव्ड करेंगे, उसके अधिकारी अप्रूव्ड करेंगे और उस सूची को सीआरसीएस को भेज दे। सीआरसीएस उसका भुगतान जैसे भी करना चाहे, जिस भी इंस्टॉलमेंट के तहत करना चाहे, करने के लिए स्वतंत्र है। इस रूप से हमारा भुगतान बहुत ही सुगमता से और बहुत ही आसानी से, लगभग आप कहें तो 1 माह के अंदर ही हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न उठता है कि सारे सहारा के ब्रांचेज बंद हैं। पहला चीज, ब्रांचेज बंद हैं। दूसरी चीज, अगर ब्रांच ओपन भी करेंगे तो उन ब्रांचों का किराया देना पड़ेगा, क्योंकि सहारा के बहुत सारे ब्रांचेज किराए पर चल रहे हैं। तो मकान मालिक अपना ताला लगा दिया है। मकान मालिक ताला तभी ओपन करेगा, कभी खोलेगा जब उसका किराया मिलेगा। तो साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 238 करोड़ का भुगतान अभी तक हुआ है और 238 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए 249 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया है। सीआरसीएस ने ही यह जानकारी दिया है, यानी कि 1 रुपए बांटने के लिए 1.5 रुपए का खर्च आया है। तो आप 249 करोड़ रुपए खर्च कर दिए 238 करोड़ रुपया बांटने के लिए। अब 86,000 करोड़ बांटने के लिए पता नहीं कितना करोड़ रुपए खर्च होगा। तो 249 करोड़ रुपए में ही सारे ब्रांचों का किराया भी जमा हो जाएगा और सारे ब्रांच के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन भी आप दे सकते हैं 249 करोड़ रुपए से ही। क्योंकि 13-14 हजार ब्रांचेज हैं, 13-14 हजार ब्रांचेज में अगर आप 10 कर्मचारी भी मानते हैं तो लगभग 1,30,000 कर्मचारी हैं। तो 1,30,000 का अगर आप वेतन 1 माह का जोड़ते हैं
तब भी 249 करोड़ रुपए नहीं होगा। तो जो भी आप सार्थक पहल कर रहे हैं, ऐसा पहल कीजिए ताकि माने निवेशकों का भला हो सके। अन्यथा की स्थिति में अगर चाहते हैं आप कि सारे जो भी क्लेम किए हैं, 1-2 करोड़ का क्लेम जो पोर्टल पर गया है, वो सारे इनवैलिड हैं, आप अवैध घोषित कर दीजिए कि वो वैध जमा करता नहीं है। जो वैध जमा करता है उनका भुगतान हो गया, बाकी पैसा आप सरकार अपने फंड में रख ले जाओ, जो सब पैसा बचा है सहारा का, और जो सहारा की जो संपत्ति है उसको भी कुर्क करके अपने पास रख ले। लेकिन सरकार का यह कर्तव्य नहीं होता है। सरकार का कर्तव्य होता है अपने जनता की भलाई करना, अपने जनता को न्याय प्रदान करना, अपने जनता के सुख दुख में शामिल होना। यह देश की ही जनता है, कहीं विदेश से नहीं आई है। हाँ, हम मानते हैं कि सहारा जैसे अन्य चिट फंड कंपनियों में गरीब लोगों का पैसा लगा है। अगर किसी अमीर लोगों का पैसा लगा होता तो अब तक में भुगतान हो गया होता, 101% भुगतान हो गया होता। लेकिन गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी जी के मुंह में एक शब्द नहीं निकल रहा है, जैसा प्रतीत होता है जैसे मोदी जी को इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। हाँ, वाहवाही लूटने के लिए पोर्टल का उद्घाटन हुआ तो 130 लोगों का भुगतान कर दिया गया एक क्लिक से। वहां तक तो समझ में आता है। मोदी जी उपस्थित थे, अमित शाह जी उपस्थित थे। जब मोदी जी उपस्थित थे तो मोदी जी को तो जानकारी होगा कितने राशि का भुगतान करना बाकी है। तो कहाँ गया काला धन? जो बता रहे थे कि विदेशों में इतना सारा काला धन है कि अगर वह काला धन आ जाए तो प्रत्येक भारतीयों के खातों में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। तो आप काला धन तो 2014 से ही ला रहे थे। तो देश के आम आवाम को आप क्यों मारने के लिए विवश हो गए हैं? क्यों दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर रहे हैं? क्यों इनको परेशान कर रहे हैं? आप जब काला धन से एक एक व्यक्ति के परिवार को 15-15 लाख दे सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, यह अपने खून पसीने की कमाई को जमा किए हैं, पाई पाई जोड़ के जमा किए हैं। और ये गरीब लोग हैं। अमीर लोग अगर होते तो यह भी शेयर मार्केट में लगाते, डेप्ट फंड में लगाते, म्यूचुअल फंड में लगाते। लेकिन इनके पास जानकारी नहीं है, ये गरीब हैं और इनका आसानी से पैसा जमा हुआ और मिलता भी रहा। कई बार इनका एफडी मैच्योर हुआ, कई बार इनका पैसा मिला। और इस विश्वास को, लगभग यह विश्वास 40-45 साल तक बना रहा, इसलिए इन्होंने पैसा जमा किया। और यह विश्वास दिलाने का कार्य आपका ही है। तो आप अपनी गलती को स्वीकार करें, यह आपका परम कर्तव्य है। बहुत कठिनाई में है आपकी जनता। जो भी निवेशक हैं इतने ज्यादा कठिनाई में हैं। बहुत सारे लोगों का ब्याह काज नहीं हो पा रहा है, मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, शिक्षा दीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी वो सपना देखे थे उन लोगों का सपना चकनाचूर हो जा रहा है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो प्रक्रिया अपनाए हैं इस प्रक्रिया को तत्काल रोक दें। इस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान नहीं हो पाएगा। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, संस्थाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कमेटी में आवेदन दीजिए। कमेटी को यह विकल्प बताइए कि यह विकल्प बहुत ही उपयुक्त है। आप ब्रांचों को खोलने के लिए जो भी किराया बकाया हो उस किराया का भुगतान करवाएं उसी फंड से। चूंकि 249 करोड़ तो ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, तो 249 करोड़ और हो जाएगा। क्या होगा इससे? फिर उनका भुगतान अगर किराया हो जाता है तो फिर उनको भी लालच दीजिए, कर्मचारियों को भी कुछ पैसा दीजिए ताकि वह लोगों का क्लेम लें। क्लेम लेने के बाद सूची बनाएं और सूची बना के सीआरसीएस को प्रस्तुत करें और सीआरसीएस तत्काल उसके हिसाब से भुगतान करे। जो राशि बचती है उस राशि का डिमांड सरकार से करे। और सरकार के पास अगर फंड अवेलेबल नहीं है तो सरकार निवेशकों को बचाने के लिए, गरीब निवेशकों को बचाने के लिए इतने सारे सरकार के पास फंड हैं, बहुत सारे फंड हैं, उन फंडों का उपयोग कर सकती है। इसके अलावा नहीं तो वह राहत राशि प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ टैक्स बढ़ा सकती है। 1-2% टैक्स बढ़ा दे, हम भारतीयों को मंजूर होगा। या कि आप एक दिन का वेतन कटौती कर सकते हैं। इन गरीब निवेशकों के दुख दर्द को देखते हुए आपके पास बहुत सारा विकल्प है, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से
आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कमेटी में यह विकल्प सुझाएं कमेटी को। कमेटी अगर इस विकल्प को मानने के लिए तैयार नहीं होती है तो आप इसका आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दीजिए। हालांकि इस प्रकरण की सुनवाई अभी पोर्टल पर जो दिखा रहा है वेबसाइट पर, इसकी सुनवाई अभी लगभग सितंबर में ही है PIL का। हालांकि इसका डेट बढ़ाया गया है लेकिन सुनवाई बीच में ही है। तो आप बीच में कमेटी के यहाँ जो आवेदन देंगे कमेटी उसको निरस्त कर देगी। उस निरस्तगी आवेदन को आप पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ला सकते हैं कि यह एक सुदृढ़ विकल्प है, बहुत ही मजबूत विकल्प है। इस विकल्प के माध्यम से तत्काल भुगतान हो जाएगा। इसमें कहीं भी पारदर्शिता या लाल फीताशाही का उपयोग नहीं होगा। इस तरह से साथियों मेरा निवेदन है कि आप लोग कमेटी के माध्यम से जो वहाँ पे नज़दीक हैं, जैसे दिल्ली में कमेटी बनी है तो बहुत सारे लोग दिल्ली के निवेशक हैं, संस्था भी बनी है, तो आप लोग पहल कीजिए और कमेटी में यह विकल्प भेजिए। अगर नहीं मानती है कमेटी, खारिज करती है, तो उसका नकल लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूं। नमस्कार।